गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। दांडी पद यात्रा के दौरान रास्ते में हजारों किसानों ने उनका संदेश सुना तथा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तथा 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पदयात्रा करने के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इस दौरान गांधी जी ने कहा, पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। इस पर सरोजिनी नायडू ने कहा, हे नमक भंजक, आपको मेरा सलाम। नमक कानून के उल्लंघन को भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक के रूप में देखा गया। गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचार्य ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की, तो वहीं मालाबार में के कल्पन ने कालीकट से पोयानूर तक की नमक यात्रा की। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों के विरोध में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों को तोड़कर 9 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। फिर शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं, संस्थाओं व सेवाओं का बहिष्कार किया गया। उत्तरी व मध्य बिहार में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। महिलाओं ने शराब के दुकान के आगे धरना दिया। चटगांव के एक शिक्षक सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई और चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार का गठन किया। इस दौरान मणिपुर में मणिपुर की रानी गेंजिल ल्यू के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन चलाया गया। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासरना में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरासरना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। यद्यपि आंदोलनकारियों ने पूर्ण शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया, किंतु पुलिस ने दमन का सहारा लिया तथा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। इसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए, 320 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कृत्य को अत्यंत भयानक बताया। लड़कों की बानर सेना और लड़कियों के लिए मंजरी सेना का गठन भी इसी आंदोलन के दौरान ही किया गया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी व सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं जानकी वल्लभ बोस ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दिया, तो वहीं केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बीजी पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया। इस समय ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। टाइम पत्रिका, जिसने प्रारंभ में गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाया था, बढ़ते जन आंदोलन के कारण ब्रिटिश सत्ता के दबाव में आने पर टाइम पत्रिका ने लिखा, हाँ, एक मुट्ठी नमक से भी किसी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की शक्ति इस जन आंदोलन में है। इस आंदोलन के कारण गांधी जी प्रथम बार विश्व पटल पर चर्चित नेता के रूप में उभरे। इसी दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया।
पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ऐसी बारात जिसमें दूल्हा ही नहीं गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों ने भाग लिया। अलग अलग वर्गों का हित चाहने वाली पार्टियों में आपसी सहमति न बनने के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। इस पर उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने कहा कि गोलमेज सम्मेलन की सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस पार्टी को शामिल किया जाए। अंततः 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। तेज बहादुर स्प्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी-इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भाग लेना तय हुआ। इस समझौते को सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान गांधी इरविन समझौते के कारण जनता की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि समझौते में भगत सिंह की फांसी को टालने के संबंध में गांधी जी द्वारा कोई दबाव नहीं बनाया गया। न ही अंग्रेजों ने गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे मानी। फिर भी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाते हुए गांधी मुर्दाबाद व भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक किया गया। गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को राजपूताना नामक जहाज से लंदन रवाना हुए। इस समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीरा बहन सरोजिनी नायडू लंदन के लिए रवाना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपसी सहमति न बनने के कारण असफल। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, अब हम जो निर्णय करेंगे वो सभी भारतीयों को मानना पड़ेगा। गांधी जी की लंदन यात्रा के दौरान लंदन की पत्रिकाओं में लिखा गया, एक अर्धनंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बहुत ही अनोखा दृश्य है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने पर गांधी जी बेस्टियाना जहाज से पुनः भारत लौट आए। भारत लौटकर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने देश की इज्जत पर पट्टा नहीं लगने दिया। 1932 में गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज्य करों की नीति का एक और प्रमाण था। सांप्रदायिक निर्णय के तहत दलितों को सामान्य हिंदुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में प्रावधान था, जिसका सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। फूट डालो और राज्य करों की नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने
इससे पहले मुसलमानों के लिए 1909 में तथा सिख, ईसाई व एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 1919 में पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा तथा 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में गांधी जी का मत था कि ये हिंदुओं एवं दलित वर्ग दोनों के लिए खतरनाक है। उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पृथक निवारक मंडल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये अछूतों के सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर न ही विधान मंडलों या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और न ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की, अपितु सबसे प्रमुख जरूरत समाज से अस्पृश्यता की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। गांधी जी के आमरण अनशन के कारण भीमराव अंबेडकर पर दबाव बढ़ा। तेज बहादुर स्प्रू व M.R. जयकर आदि के प्रयासों से दलित वर्ग के नेता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। समझौता होने पर सी राजगोपालाचारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। पूना पैक्ट पर दलित की तरफ से भीमराव अंबेडकर तथा हिंदू जाति की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत दलित के लिए सुरक्षित स्थान पहले जहां 71 थी उसे बढ़ा करके 147 कर दिया गया। इस समझौते पर गांधी जी ने अंबेडकर से कहा, आप जन्म से अस्पृश्य हैं पर मैंने अस्पृश्य होना स्वीकार किया है। इसके बाद गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह पालन करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया तथा पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान में जुट गए। इस हेतु गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन तो वहीं जनवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी दौरान 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसका मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने विरोध किया। 1935 के अधिनियम का विरोध करते हुए कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने की मांग की। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।